सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, है ना। नई वीडियो में आपका स्वागत है। BLS 02 का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं जून 2022 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। आज 26 जनवरी है, इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग थ्योरी का ये पेपर है। ठीक है, और अगर जैसे किसी को ना अगर कोई और टाइप की वीडियो चाहिए हो, जैसे अभी सॉल्यूशन अपन ने 2 ईयर के ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के कर लिए हैं अपन ने ऑलमोस्ट, है ना। 6 वीडियो आ चुकी हैं, ये 6th वीडियो है। इसमें आपका जो पेपर है ऑलमोस्ट उनका सारा कंटेंट वैसे पूरा हो गया। अगर बाकी एक और वीडियो मैं बना दूंगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, कि इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स और क्वेश्चन है ना, उनकी एक और वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी तो अभी सॉल्यूशन ये कंप्लीट करते हैं, है ना। आप तो मैं कह रहा हूँ PYQ पढ़ के जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। और इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, वही रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, तो अभी अपन जून 2022 का BLI 02 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये उस टाइम में 1.5 घंटे का हुआ था। इसमें 2 ही सेक्शन थे, A और B। इसमें C सेक्शन नहीं आया था उस टाइम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर A से स्टार्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ टेबल 3 इन DDC 19th एडिशन। भाई DDC 19th एडिशन में टेबल 3 का क्या नाम है? टेबल 1 है उसका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, टेबल 2 एरिया वाली थी, टेबल 3 कौन सी थी भाई? टेबल 3 सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। भाई सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, ये थी टेबल 3, जिसके अंदर क्या आता है स्पेसिफिक, जैसे लिटरेरी फॉर्म्स है ना, जिसमें पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये वाली ऐसी फॉर्म्स वगैरह ये आती हैं उसमें। ठीक है, इंडिविजुअल लिटरेचर्स में। ठीक है, ये इसका नाम याद रखना। बाकी इंग्लिश में ही नाम लिख के आना आपको ना, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, कि टेबल 3 का नाम क्या है। तो सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स, टेबल 3 का। ठीक है, ये याद रखना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हेल्पफुल सीक्वेंस। भाई हेल्पफुल सीक्वेंस को डिफाइन करो कि भाई सहायक अनुक्रम क्या होता है, ये बताओ आप। तो सहायक अनुक्रम होता है, हेल्पफुल सीक्वेंस रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ। देखो जो सेल्फ्स होती है ना, जो भी, उनको और एंट्रीज इन कैटलॉग इन ए ऑर्डर दैट मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर द मेजोरिटी ऑफ यूज़र। एग्जाम्पल जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिडक्टिव, है ना। डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर। इसका क्या मतलब हुआ? हेल्पफुल सीक्वेंस का मतलब है कि एंट्रीज हैं या तो कैटलॉग में या जो बुक है सेल्फ में, उनको इस प्रकार से अरेंज करना, या तो वो लॉजिकल हो, है ना, वो तार्किक हो, है ना, या कोई है ना उपयोगी कर्म हो जो यूज़र के लिए ज़रूरी हो। मतलब जैसे जिस तरीके से यूज़र को डॉक्यूमेंट चाहिए ना, जिस लिस्ट अरेंजमेंट में, उसी अरेंजमेंट में प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये होता है हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ लिस्ट? भाई शेल्फ लिस्ट है, आप क्या समझते हो? शेल्फ लिस्ट होती है जो अपनी, शेल्फ नहीं होती कि जो अलमीरा टाइप होती है ना शेल्फ, वैसे ही एक शेल्फ होती है जिसमें अपन बुक रखते हैं। उस शेल्फ के ऊपर एक लिस्ट लगी होती है, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए प्राइमरली काम आती है ना। इसको देख लेते हैं। शेल्फ लिस्ट इज़ ए लिस्ट इन इज़ ए लाइब्रेरी कैटलॉग, is a library catalog where entries are arranged exactly in the same order as books are arranged on the shelf by call number। ठीक है, प्राइमरली यूज फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन। मतलब जो ऑर्डर बुकों का होता है ना, जैसे सेल्फ है उसमें बुक लगी हैं कि पहले नंबर पे ये, 2 पे, 3 पे, 4 पे। क्लासिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग एक रैक होती है, उसके ऊपर बुक लगी होती हैं। फिर उसके जो ऊपर ही ऊपर जो उसको, जैसे मान लो एक अलमीरा है, उसमें अलग अलग रैक हैं, बहुत सारी शेल्फ है वो एक, है ना, उसके अंदर बुक लगी हैं। तो उसके ऊपर एक लिस्ट चिपकाई होती है, उसको बोलते हैं अपन शेल्फ लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट में क्लासिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग सारी बुकें लिस्टेड होती हैं। ठीक है, ये देख लो आप हिंदी वाले, नीचे हिंदी में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ प्री नेटल कैटलॉगिंग? भाई प्री नेटल कैटलॉगिंग क्या होती है? जब कैटलॉगिंग पहले ही हो जाए। ठीक है, ये टर्म एस आर रंगनाथन ने दिया था ना, इसको देख लेते हैं अपन। प्री नेटल कैटलॉगिंग इज़ द प्रोसेस वेयर कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स इज़ डन बाय द नेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल एजेंसी बिफोर इट्स पब्लिकेशन। द एंट्रीज आर प्रिंटेड इनसाइड अ बुक इटसेल्फ। मतलब बुक प्रिंट होने से पहले ही, जब वो पब्लिकेशन में होती है ना, पब्लिश होने से पहले ही उसकी जो कैटलॉग की एंट्री है ना, वो कर दी जाती है और बुक के अंदर डाल के भेज दी जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री नेटल कैटलॉगिंग, या इसका दूसरा नाम भी है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है,
नेशनल लाइब्रेरी या कोई सेंट्रल लाइब्रेरी अथॉरिटी होती है, वो बुक पब्लिश होने से पहले ही उनके जो कैटलॉगिंग एंट्रीज है ना वो कर देती है और वो कैटलॉग में ऐड कर देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन प्री नेटल कैटलॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, राइट टू फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। भाई दो फिजिकल फॉर्म बताओ कन्वेंशनल कैटलॉग के, जैसे कार्ड फॉर्म हो गया है ना, या प्रिंटेड बुक फॉर्म हो गया। ये देखो देखो जो कार्ड फॉर्म होता है ना, इंडिविजुअल एंट्री होती है 12.5 इंटू 7.5 का तो कार्ड होता है, साइज़ होता है ये सेंटीमीटर, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का कार्ड होता है। उस पर होती है कार्ड, एक कार्ड होता है उसमें होती है कैटलॉग की एंट्री, उसे तो बोलते हैं कार्ड कैटलॉग। और दूसरा कौन सा हो गया, प्रिंटेड बुक कैटलॉग। मतलब एक बुक होती है, प्रिंट होती है, प्रिंटेड इन अ बाउंड बुक फॉर्मेट। जैसे अपनी बुक होती है ना, बाउंडेड होती है। बाउंड मतलब सारे पेजेस एक जगह ग्लू से चिपका के और एक जगह रखे होते हैं। वैसे ही एक बुक होती है, उसमें सारा कैटलॉग है ना छपा होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये दो हो गए, कार्ड कैटलॉग या प्रिंट बुक कैटलॉग, प्रिंटेड बुक कैटलॉग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। ये अपन ने जो पिछला जस्ट इससे पहले सॉल्यूशन किया था ना, BLI 02 का, है ना, जिसकी लिंक ये यहाँ पे मैं डाल दूंगा आई बटन पे। इसमें सेम क्वेश्चन आया ये वाला। ठीक है, ये एकदम सेम क्वेश्चन आया ये वाला, ये सेम ही आते हैं सारे क्वेश्चन। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सेम आते हैं सारे। देखो जो इंटर है ना, एक तो होता है इंटर सब्जेक्ट रिलेशन, एक होता है इंट्रा फैसेट रिलेशन, और एक होता है इंटर अरे रिलेशन। तो ये तीन टाइप के रिलेशन होते हैं जो होती है फेज रिलेशन। जैसे इसमें दो आइसोलेट होते हैं ना, बिलोंगिंग टू द सेम फैक्टर फैसेट इन सेम मेन क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है। जैसे एक रिलीजन मेन क्लास अपनी, है ना, रिलीजन मेन क्लास है, क्यू पे आता है रिलीजन CC में। तो उस रिलीजन मेन क्लास के अंदर, तो रिलीजन मेन क्लास में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो क्या है, एकल हैं, है ना, पक्ष हैं, दो फैसेट के जो आइसोलेट है ना, एकल हैं, उनके बीच में संबंध होता है, उसको बोलते हैं अपन इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। ठीक है, समझ गए आप। आगे चलते हैं अपन, हिंदी वाले नीचे देख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्टी डिजिट। भाई एम्प्टी डिजिट से आप क्या समझते हो। ठीक है, एम्प्टी डिजिट क्या होती है। एम्प्टी डिजिट आर द नोटेशनल सिस्टम दैट हैव नो सिमेंटिक वैल्यू मीनिंग बट रिटेन द ऑर्डिनल वैल्यू। ठीक है, दे आर यूज टू एक्सटेंड द अरे अकॉर्डिंग अकोमोडेट मोर सब्जेक्ट लाइक Z9 इन सम स्कीम। मतलब ये क्या होता है, ये एक ऐसा नोटेशन सिस्टम होता है जिसमें कोई सिमेंटिक उसका मीनिंग नहीं होता वैल्यू का, पर ऑर्डिनल नंबर के रूप में प्रेजेंट होती है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जैसे अपन ने A से लेके या फिर ऐसे मान लो 1 2 3 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक अपन ने क्लासेस को डिवाइड कर दिया। भाई रिलीजन है Q, उसके अंदर अपन ने 0 1 पे दे दिया कि भाई हिंदू, फिर 0 2 पे दे दिया कि भाई सॉरी 0 2 नहीं, सिर्फ 2 पे दे दिया अपन ने बुद्धिज़्म, फिर 3 पे जैनिज़्म, है ना, फिर और दे दिया अपन ने, ऐसे करके अपन रिलीजन उसमें लिख दिए, 8 तक लिख दिए, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी भी लिख दी, 9 अपन ने खाली छोड़ दिया वहाँ पे। ठीक है, और जो बाद में कोई और सब्जेक्ट आएंगे ना, अरे को एक्सटेंड करना होगा। मतलब अगर है ना, जो अपना डिविडेशन जो अपन ने किया 0 से 8 तक का, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी होगी ना अपने को, तो जो 9 नंबर है वो काम आएगा, या फिर जैसे ABCD में Z है वो काम आएगा। तो ये होती है एम्प्टी डिजिट, जिनको एम्प्टी छोड़ा जाता है और नए सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है बाद में, या फिर तभी भी कर सकते हैं उसके साथ में भी, कि भी ये अलग टाइप का सब्जेक्ट है, ये क्लासेस के साथ में ना रेलेवेंस ही नहीं रखता, है ना, थोड़ा सा ये अलग इसकी विशेषताएं हैं। तो ये हो गया एम्प्टी डिजिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 था इस पे, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। भाई सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग से आप क्या समझते हो। हाँ, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, ये देखो, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग इज अ सिस्टम ऑफ वेयर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे नेशनल लाइब्रेरी, वो कैटलॉग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द डेटा कार्ड और रिकॉर्ड टू अदर लाइब्रेरी प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग होता है ना, इसके अंदर जो
सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, या तो नेशनल लाइब्रेरी हो गया या 5-4 लाइब्रेरी कोई हेड लाइब्रेरी हो गई, तो वो खुद कैटलॉग का डेटा प्रोवाइड करता है। कैटलॉग कार्ड या बुक के अंदर कैटलॉग वो खुद प्रोवाइड कर देगा कि भाई है ना, नीचे वाली लाइब्रेरी को कैटलॉगिंग करनी ना पड़े, ये काम मैं ही करके दे दूँ, उनका टाइम बचे। ठीक है, और उनको जो काम है वो अपना और किसी दूसरी चीज़ में फोकस कर सकें। ठीक है, अपन चलते हैं अब सेक्शन बी के ऊपर। बी सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यही पूछ रहा है, सारे पेपरों में यही आता है लगभग, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की क्या नीड है और ऑब्जेक्टिव है, अभी देख लेते हैं। ये रहा, देखो पहले देख लेते हैं क्या ज़रूरत है, नीड देख लेते हैं। लाइब्रेरी थाउजेंड ऑफ वॉल्यूम बुक्स कैन नॉट बी अरेंज रैंडमली। भाई जो हज़ारों बुकें हैं, किताबें हैं ना, वो रैंडमली अरेंज नहीं कर सकते अपन। क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड, भाई क्लासिफिकेशन तो नीडेड करना होगा ऑर्डर ब्रिंग करने के लिए। अलाउिंग यूज़र टू फाइंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्विकली, भाई यूज़र को एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जल्दी से मिल जाए, इसके लिए अपने को वर्गीकरण करना होगा। विदाउट इट लाइब्रेरी मेयरली है स्टोर हाउस। ठीक है, कि अगर कोई वर्गीकरण ही नहीं है, ऐसे ही है ना, बुकें पड़ी हैं रैंडम ऑर्डर में ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी हैं, वहाँ पे क्या कोई जाके कोई बुक ढूंढ लेगा, है ना। तो इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नीड है ना, ज़रूरत किस लिए। फिर देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ना, उद्देश्य। एक तो हेल्पफुल सीक्वेंस, भाई हेल्पफुल सीक्वेंस हो, बुक जो अरेंज हो रही है ना, एक कन्वीनियंट ऑर्डर हो, किसके? यूज़र के। भाई यूज़र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर लाइब्रेरियन चाहता है कि मैं तो है ना बुकों को लगाऊंगा साइज़ के हिसाब से, कि ये बड़ी बुक से लेके छोटी बुक की ओर ऐसे लगाऊंगा, पर जो पढ़ने आ रहा है वो साइज़ थोड़ी देख रहा है, वो तो देख रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई मेरे को तो फिजिक्स वाली बुकें एक साथ चाहिए, बट अपन बोल रहे हैं नहीं, फिजिक्स वाली तो एक छोटी बड़ी है, तो आप साइज़ के अनुसार देखो। तो हेल्पफुल सीक्वेंस होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए करेक्ट रिप्लेसमेंट, इंश्योर दैट बुक आर टेकन फ्रॉम वन सेल्फ कैन बी रिप्लेस्ड एग्जैक्ट लोकेशन। भाई हर एक बुक की एक एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड होनी चाहिए। अगर वो है ना यूज़र वहाँ से ले जाए और वापस वो दे रहा है, आपको इशू कर दिया आपने, वापस रिटर्न कर रहा है बुक को, तो आप वापस उसी जगह पे रख सकें। तीसरा है न्यू एडिशन, भाई अगर नई बुकें आ रही हैं ना लाइब्रेरी के अंदर, तो वो जो पहले का ऑर्डर आपने डिसाइड किया उसको बिना डिस्टर्ब किए नई बुकें उनके पास में ही खाली जगह उसमें रख सकें। फिर है स्टॉक वेरिफिकेशन, भाई कितना स्टॉक अपने पास, कितनी बुकें गुम हो गई, कितनी बुक पुरानी हो गई, या कितनी बुक वीडिंग आउट कर दी अपन ने, निकाल दी, तो वो सारा स्टॉक वेरिफिकेशन भी क्लासिफिकेशन अच्छे से किया हो तो हो जाएगा। फिर है सब्जेक्ट अप्रोच, टू हेल्प यूज़र फाउंड ऑल बुक्स ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक इन वन प्लेस। मतलब एक ही सब्जेक्ट की सारी बुकें एक जगह यूज़र को मिल जाएं, ऐसा अरेंजमेंट करना कि वो पढ़ने में उसके क्या हो, आसानी हो। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये हिंदी में नीचे दे रखा है, ये पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल इंट्रा, जो अरे फेज रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। ठीक है, इंटर था या इंट्रा था? हाँ, इंट्रा, ये रहा। फेज रिलेशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट। भाई फेज रिलेशन होती है ना, वो किस लिए यूज़ होता है? पहली बात तो कि दो सब्जेक्ट है ना उनके बीच में रिलेशन हो। अगर जैसे कर दिया कि मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट ऐसे आ गया, तो अपन उसको बायोलॉजी वाली जो क्लास है उसमें लिखेंगे उसका नंबर, या मैथमेटिक्स में लिखेंगे, उस बुक का कैसे अपन वर्गीकरण करेंगे, है ना, वो ज़रूरी है। तो इसीलिए अपन फेज रिलेशन का यूज़ करते हैं। इंट्रा अरे फेज रिलेशन अकर्स व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट, भाई दो जो पक्ष है ना उनके बीच में जो दो एकल हैं, इन सेम अरे विद इन द सेम फैसेट। भाई एक ही पक्ष, एक ही एकल के बीच में जो अगर दो जो एंटिटीज़ है ना वो आ गई, जैसे अरे इज़ द सीक्वेंस कोऑर्डिनेट क्लासेस अर्बन एंड रूरल इन द सेम अरे ऑफ सोशल ग्रुप। भाई सोशल ग्रुप है एक, वो फैसेट हो गया, उसके अंदर अपन ने उसके अंदर अपन ने बना दिया कि भाई रूरल और अर्बन सोशल ग्रुप कैसे, एक तो गांव का एक शहर का, तो अर्बन और रूरल अलग अलग ऐसे ग्रुप बना लिए। जैसे एग्जांपल कंसीडर द सब्जेक्ट सोशोलॉजी, भाई सोशोलॉजी को कंसीडर करो। इफ़ वी टेक अ बुक टाइटल डिफरेंट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन यूथ, द बोथ रूरल एंड अर्बन बिलोंगिंग टू द सेम अरे टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ विद इन द डिफरेंट सोशोलॉजीज शेड्यूल। भाई जो सोशोलॉजी है ना उसके अंदर आता है अपने क्या बोलते हैं सोशल ग्रुप्स, सोशोलॉजी मेन क्लास है,
सब्जेक्ट एक ऐसे मान लो आप, है ना। सोशियोलॉजी एक मेन क्लास है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर आता है सोशल ग्रुप, और सोशल ग्रुप के अंदर आता है रूरल एंड अर्बन। तो रूरल लिखें या अर्बन लिखें, वो दोनों ही आ गए, तो अपन दोनों को जोड़ने के लिए ना एक सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे करके अपन सिंबल का यूज़ करते हैं। एक टेबल है पूरी, जो ये इंट्रा अरे फेज रिलेशन है, और इसके इंपॉर्टेंट अलग अलग जो क्वेश्चन है ना, अलग अलग आते हैं, उनको मैं अच्छे से ना, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले मिक्स क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं अच्छे से एक दूसरी वीडियो, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और कैसे टेबल के साथ में। ठीक है, तो सोशियोलॉजी शेड्यूल है, उसमें अपन उन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो यूज़ करेंगे। जैसे अब देखो, आपको बताता हूँ, जो सीसी का 6th एडिशन है ना, उसमें इंडिकेटर डिजिट फॉर इंट्रा अरे रिलेशन टी है। टी है किसके लिए? इंट्रा अरे फेज रिलेशन, स्पेसिफिक रिलेशन कोड, डिफरेंट इन्फ्लुएंस। देखो, डिफरेंस का, इन्फ्लुएंस का, है ना, ऐड का, अलग अलग सबका है ना कोड होता है। वैसे ही इसके अंदर टी है। अगर अपन मेन क्लास को इन दोनों से जोड़ेंगे ना, रूरल और अर्बन को, बीच में स्मॉल टी लिखेंगे, एक ज़ीरो भी लगाएंगे। मैं आपको है ना बढ़िया से, है ना, प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसमें एक्सप्लेन करूँगा इसको, है ना। अभी आपको जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ये तीनों जो पॉइंट है वो अच्छे से आप देख लेना, और वो जो वीडियो जो मैं डालूँ एक, और उसको भी अच्छे से देख लेना, तो आपके क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। बाकी और कोई डाउट अगर रह जाए तो कमेंट कर देना आप, है ना। डिस्कस द यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। भाई, लाइब्रेरी कैटलॉग का क्या यूज़ है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो बताना है। लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये दोनों क्वेश्चन तो फिक्स आते ही आते हैं। ये रहा। देखो, लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ ए की टू लाइब्रेरी रिसोर्स। भाई, लाइब्रेरी कैटलॉग है ना, वो एक चाबी है, किसकी? लाइब्रेरी रिसोर्स की। अगर चाबी नहीं होगी तो रिसोर्स कैसे फाइंड करेंगे? एक तो टाइम बचाता है, कि अगर ऐसे ही रैंडम वोडम में बुक पड़ी हो, ऐसे ही फैली हुई बुक पड़ी हो, तो क्या आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। तो टाइम बचाता है। अगर कैटलॉग होगा, कैटलॉग का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स होता है। लिस्ट होती है बुक की, कहाँ कौन सी बुक कहाँ रखी है, और कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक क्लासिफिकेशन की होती है उनकी। दूसरा है गाइड। इट एक्ट एज अ गाइड टू द कलेक्शन। भाई, ये गाइड होता है कलेक्शन का, जो दिखाता है कि बुक कहाँ है, और करंटली क्या वो चेक इन है या चेकआउट है, या फिर या तो वो बुक किसी को इशू की हुई है या नहीं की हुई, ये भी बताता है। डिस्कवरी। इट हेल्प यूज़र डिस्कवर द बुक दे डिडेंट नो एग्जैक्ट एक्सेंट एग्जिस्ट एग्जिस्टेड बट आर रेलिवेंट टू देयर नीड। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, ये है ना, यूज़र को डिस्कवर करने बुक में हेल्प करता है। कि जैसे यूज़र ने कोई बुक मांग ली कि आके मेरे को था ना रूरल अर्बन इसके ऊपर, है ना, यूथ के ग्रुप के ऊपर ऐसे बुक चाहिए, तो उसको पता भी नहीं कि लाइब्रेरी में है या नहीं, वो भी पता करने के लिए जो लाइब्रेरी कैटलॉग है हेल्पफुल होता है। फाइंडिंग, एक तो फाइंड करने में तो हेल्पफुल होता ही है, कि भाई एनेबल करता है पर्सन को, भाई बुक को ढूंढ सके ऑथर के नाम से, टाइटल से, सब्जेक्ट से, अगर कुछ भी उसे पता हो तो। फिर एक कोलोकेशन, कोलोकेटिंग, इट ग्रुप्स ऑल द वर्क्स ऑफ द सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल ऑथर इन सिंगल सब्जेक्ट टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया? कोलोकेशन का मतलब हो गया कि जो सिमिलर चीज़ है ना, उनको एक जगह लिखना, एक जगह उनको ऐड या फिर मर्ज करना, ऐसे मान लो आप। मतलब कि एक ऑथर है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से एक सेक्शन बना के उसमें उसकी सारी बुक आ गई उसमें। तो मुंशी प्रेमचंद की कोई एक बुक ढूंढने आया यूज़र, उसको उसकी 10 बुक और पता चली, तो वो दूसरी भी पढ़ने लगा, तो क्या हुआ उससे कि लाइब्रेरी का यूज़ बढ़ गया। सिलेक्शन। इट हेल्प यूज़र सेलेक्ट अ बुक प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, एडिशन ईयर टू इंश्योर इट इज़ मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब कि है ना, जो यूज़र है उसको एक इन्फॉर्मेशन भी देता है कि बुक कब पब्लिश हुई, कौन सा एडिशन है, कौन से ईयर में आई थी, कौन इसका ऑथर है, कौन इसका एडिटर है। तो वो बुक को है ना सेलेक्ट करने में उसके लिए आसानी होगी, कि मेरे को ये वाली लेनी है, दूसरी वाली बुक लेनी है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमरेट मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। भाई, जो क्लासिफाइड कैटलॉग है ना, उसकी मेरिट और डीमेरिट बताओ। जो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है ना, उसकी पूछा है। नहीं, क्लासिफाइड कैटलॉग का ही पूछा है सिर्फ। लॉजिकल अरेंजमेंट, एंट्रीज आर अरेंज बाय सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट कॉल नंबर से, विथ हेल्प इन लॉजिकल ब्राउजिंग फ्रॉम दी जनरल टू स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब अगर क्लासिफिकेशन स्कीम में भी अगर जनरल टू स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है वो दिया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर क्लास नंबर से भी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे ना, कैटलॉग बनाएंगे उससे, तो वो क्या होगा? लॉजिकल अरेंजमेंट होगा, है ना। एक तार्किक जो अरेंजमेंट होता है ना, वो होगा उसका, किताबों का, कलेक्शन का।
कैटलॉग के अंदर। सब्जेक्ट कैटलॉग कोलोकेशन, रिलेटेड सब्जेक्ट आर केप्ट क्लोजर टुगेदर। भाई जो रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं ना कि भाई मैथ और जो फिजिक्स है वो रिलेटेड हैं आपस में, कहीं ना कहीं आपस में यूज़ आते हैं, तो उनको पास पास रख दिया ऐसे। फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी, द अरेंजमेंट इज़ बेस्ड ऑन नंबर। भाई अरेंजमेंट होता है ना वो नंबर के बेस्ड पे होता है, न कि लैंग्वेज के बेस्ड पे होता है। मतलब जो क्लासिफिकेशन स्कीम या तो डीडीसी या सीसी अपन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया होता है उस हिसाब से होता है, न कि लैंग्वेज बेसिस पे होता है। ठीक है, कि भाई कौन सी लैंग्वेज में कौन सा शब्द आता है और कौन से शब्द को किसके साथ लिखें, ये करना ही नहीं अपने को। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ ईजियर टू प्रिंट सेक्शंस ऑफ कैटलॉग फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अगर जैसे नंबर बेस भी होगा और तो वो इजी होगा कि प्रिंट करके ना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ना उनको कैटलॉग में प्रिंट किया जा सके। अब तो ये तो होगी मेरिट्स इसकी, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं इसकी भाई क्या क्या कमियां हैं। तो requires index, user cannot use it directly without an alphabetical index, subject index, because they won't know class number। अगर कि यूज़र नया है मान लो, तो उसको अगर सीसी की क्लासेस पता नहीं है या डीडीसी की क्लासेस पता नहीं है, वहाँ तो कॉल नंबर लिखे हैं सिर्फ। क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या होता है, सिर्फ कॉल नंबर ही लिखे होते हैं और कुछ नहीं होता, तो वो ढूंढेगा कैसे, है ना। उसको कैसे पता चलेगा कि भाई क्यू का मतलब क्या है। तो उसको एक अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स भी चाहिएगा, सब्जेक्ट इंडेक्स। जो बुक होती है ना सीसी वाली, उसकी तरह सब्जेक्ट इंडेक्स चाहिएगा जो बताएगा इस कोड का मतलब ये होता है और इसका मतलब ये बुक है। ठीक है। दूसरा दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। भाई इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टू एवरेज रीडर, जो आ रहा है कोई भी अंडरस्टैंड करने के लिए। भाई जैसे डिक्शनरी कैटलॉग हो गया, A to Z नाम दे दिए सारे, जैसे उसको पता है मेरी बुक का नाम बी से स्टार्ट होता है, वो बी पे जाएगा, सीधा बुक ढूंढेगा और ये जाके यहाँ से सेल्फ से उठा लेगा। पर इसमें क्या होगा, इसमें नंबर दिए होंगे सारे, है ना। तो वहाँ पे उसको ढूंढने में क्या होगी, आसानी नहीं होगी, उसको ना ढूंढने में टाइम भी लगेगा और उसको सीखना भी पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स है ये। मेंटेनेंस, भाई रिक्वायर्ड स्किल्ड जो क्लासीफायर है ना, वो मेंटेन करेगा एक्यूरेट क्लास नंबर। मतलब अगर क्लास नंबर ही गलत बना दिए तो प्रोफेशनल आदमी चाहिए इसको मेंटेन करने वाला। ये भी इसकी बात होगी। ये हिंदी में लिखा है पूरा, है ना, ये भी पढ़ सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनियन कैटलॉग। भाई जो संघ सूची है ना, उसका संकलन विधि के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, जो यूनियन कैटलॉग है ना उसके बारे में पूछा अपने को। ये आ जाते हैं अपन यूनियन कैटलॉग पे। देखो यूनियन कैटलॉग होता है ना, उसमें जो मल्टीपल लाइब्रेरी होती हैं उनकी लिस्ट होती है, वो एक मल्टीपल लाइब्रेरी की होल्डिंग होती है। ठीक है, जैसे यूनियन कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज। भाई बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट है और होल्डिंग है उनके कैटलॉगिंग एक लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं यूनियन कैटलॉग। देखो इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है प्लानिंग। भाई सबसे पहले डिफाइनिंग द स्कोप, जी जोग्राफिकल एरिया के आधार पे, टाइप के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे, है ना, स्टैंडर्डाइज रूल यूजिंग AACR। देखो पहले तो प्लानिंग करो आप कि भाई मैं, है ना, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है मान लो कि ये स्टेट लाइब्रेरी है, उसने डिसाइड किया कि मैं हर संभाग को, अलग अलग संभाग को अलग अलग जिम्मेदारी देता हूँ। मान लो अजमेर संभाग है ना, या फिर मान लो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग में एक लाइब्रेरी होगी, उसकी जिम्मेदारी उसके नीचे जितनी भी लाइब्रेरी आती हैं कि उनको बताना कि ये सारी लाइब्रेरियों का एक यूनियन कैटलॉग होगा। ठीक है, और सब के सब AACR 2 यूज़ करेंगे, कि कोई तो AACR 2 से कर रहा है, कोई CCC से कर रहा है ना, कोई मार्क फॉर्मेट से कुछ ही कर रहा है, तो सबको एक ही फॉर्मेट यूज़ करना है, तो क्या हो, मिसमैचिंग ना हो और सभी एक जगह कलेक्ट किए जा सकें। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, देखो प्लानिंग के बाद में क्या होगा, कलेक्शन करना होगा। सबसे पहले प्लानिंग करनी है, फिर कलेक्शन करना है। द सेंट्रल एजेंसी कलेक्ट द कैटलॉग कार्ड और डिजिटल रिकॉर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी। भाई जितनी भी लाइब्रेरी ने भाग लिया है ना, या फिर जितनी लाइब्रेरी अंडर आती हैं, उन सबसे डेटा कलेक्ट करना, दूसरा फेज़। तीसरा एडिटिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। भाई जो रिसीव एंट्री हुई ना, वो ज़रूरी नहीं है सारी की सारी सही हो, उनको चेक करना है, एडिट करना है ना। डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी की जो सेम बुक है उनको मस्ट भी अलग अलग करना सबको, है ना। किसी ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, किसी ने लिख गलत दिया, तो उसको भी ठीक करना, एडिटिंग करना उसकी। फिर है कंसोलिडेशन, डुप्लीकेट एंट्रीज ऑफ द सेम बुक्स आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल मास्टर एंट्री। भाई ऐसे जैसे डुप्लीकेट बुक है ना, डुप्लीकेट एंट्री है, मतलब सेम सेम बुक की अलग अलग लाइब्रेरी ने एंट्री कर रखी है, तो उनको सबको एक जगह मर्ज कर देना
कि भाई डुप्लीकेशन हो, कि कैटलॉग एंट्री तो दिख रही है 4,000 कुछ किताबें अपने पास, पर ये नहीं पता कि 4,000 कुछ हैं, पर उनमें से 500 किताब ऐसी हैं जो हर लाइब्रेरी के पास हैं और वो डुप्लीकेट हैं। मतलब ऐसी 500 बुक हैं जो उसके पास भी हैं, उसके पास भी, उसके पास भी हैं। समझ गए आप? तो वो क्या रिपीट हो गई, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर है फिलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। भाई फाइनल जो एंट्री है ना, अरेंज है, यूजुअली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या सब्जेक्ट ऑर्डर में सारी एंट्री को फाइनली अरेंज कर दिया जाना चाहिए। फिर बाद में उसका मेंटेनेंस होना चाहिए भाई। जैसे अगर नई बुक आ रही है, उसमें ऐड करना है, तो सिस्टम ऐसा बना दो कि उसमें नई एंट्रीज जो भी एडिशनल अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकें। तो अपने क्या क्या स्टेप हो गए? सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि कैसे बनाना है, क्या आधार लेना है। दूसरा उसका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड करना है भाई, जो जितना भी डेटा है ना आसपास से उठा के उनको सबको कलेक्ट करना है। फिर एडिट वगैरह करना है, उसको देखना है कि क्या उसमें कोई चेंजेस करना है नहीं करना। फिर उसको कंसोलिडेशन करना है कि भाई अगर डुप्लीकेट है तो उनको हटाओ, एक जगह अच्छे से कोड बनाओ। फिर ऑर्गेनाइज करना है सबको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में उसको मेंटेन करना और अपडेट करते रहना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। डिफाइन सब्जेक्ट कैटलॉग। सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7। सब्जेक्ट कैटलॉग में जो एंट्रीज होती हैं वो अरेंज होती हैं किसके? सब्जेक्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द कंटेंट इंश्योर दैट रेलिवेंट बाय सब्जेक्ट। भाई जो सब्जेक्ट होती है उसके अनुसार जो एंट्री और ये अरेंज होती हैं। दूसरा सब्जेक्ट एक्सेस, इंश्योर यूज़र टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। भाई हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यूज़र को अलाउ करता है डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए। फिर होती है कंप्लीटनेस, टू शो ऑल द रिसोर्सेज इन लाइब्रेरी प्रोसेस ऑन ए गिवन टॉपिक। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जैसे सब्जेक्ट में गए हिस्ट्री, फिर इंडिया में गए हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गया, उस पे टॉपिक पे कितनी बुक हैं तो वो सारा पता चल जाएगा, क्या लाइब्रेरी के पास कितने बुक हैं इस पे। फिर होता है रेफरेंस, टू गाइड द यूज़र फ्रॉम टर्म्स दे ओनली नो टू अंडरस्टैंड द टर्म्स अंडर द कैटलॉग यूजिंग सी एंड सी रेफरेंस। मतलब इसके अंदर अपन सी रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और अपन ने दे दिया सी इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री, या फिर ऐसे दे दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर लिख दिया सी मौर्यन एम्पायर। कि मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसका एक पार्ट है मौर्यन एम्पायर, तो लिख दिया सी, इसको भी जाके देख लो भाई, ये भी सिमिलर चीज़ है ऐसे। फिर है रिलेटेड टर्म, रिलेटेड टॉपिक, टू सजेस्ट द रिलेटेड सब्जेक्ट दैट माइट बी इंटरेस्टेड यूजिंग सी ऑल्सो। भाई अगर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ का कोई टॉपिक, मानो थर्मोडाइनमिक्स कोई टॉपिक था केमिस्ट्री का, उसके अंदर अपन एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपन जाके उसका केमिस्ट्री से कोई रिलेवेंट टॉपिक है उसकी भी सी ऑल्सो एंट्री बना देंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है ना, इससे रिलेवेंट ये वाला सब्जेक्ट है, इसकी एंट्री ये देख लो। हिंदी वाले नीचे जाके ये देखो, ये देखो, ये लिखा हिंदी में, ये देख सकते हैं पूरा एकदम वो के वो चीज़ है, सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी हिंदी में पढ़ोगे एक बार सारा समझ आ जाएगा आपको। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। डिस्कस द टू डिवाइसेस यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन। भाई जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसके दो डिवाइस बताओ, जैसे स्पेस डिवाइस या टाइम, इसकी बात हो सकती है, बाकी अपन देख लेते हैं। दो डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है जिसे अपन टाइम आइसोलेट भी बोलते हैं वैसे, है ना, ठीक है, जो टाइम पीरियड के बारे में बताता है। एक जोग्राफिकल डिवाइस जिसे अपन स्पेस आइसोलेट भी बोलते हैं, जो जगह के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि एक लिटरेचर मेन ओ क्लास, ओ जो ओ एन लिटरेचर वो मेन क्लास है, उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है ना जो ऑथर का, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ से होता है। कि भाई जो ऑथर का नाम है उसके आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका क्लासिफिकेशन होगा। अगर सेम नाम से ऑथर आगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ आगे लिख दी जाती है। अब डेट ऑफ बर्थ को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1950 में कोई जैसे डेट ऑफ बर्थ है किसी की, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, N50 लिखेंगे। और N क्या दर्शाता है, 1900 से लेके 1999 तक की जो सदी है ना, उसको N दर्शाता है। तो N50 लिखते ही समझ में आ जाएगा भाई 1950 की बात चल रही है, ठीक है, लिटरेचर। फिर बाद में अपन टाइम आइसोलेट को जोड़ेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा से, और फिर अपन लिख देंगे N50। तो ये हो गया भाई कि ओ लिटरेचर में ये बुक है फलानी सब्जेक्ट की, और इसमें जो ये अपना ऑथर है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1950। जोग्राफिकल डिवाइस है ना जो, वो क्या होता है, वो होता है स्पेस आइसोलेट। किसके बारे में बताता है वो, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, स्पेसिफिक
स्पेसिफाई ए सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल देते हैं, हिस्ट्री के लिए कोड है वी, हिस्ट्री के लिए वी है सीसी के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन में। और अगर स्पेस आइसोलेट में अगर देखें इंडिया के लिए, अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछ लिया अपन से, अगर बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो V44 हो जाएगा, इसमें डॉट भी लगेगा बीच में, V.44 कनेक्टिंग सिंबल। जो 44 कोड है वो इंडिया के लिए है। वैसे ही अगर पूछ ले इंडियन लॉ तो अपन क्या करेंगे, Z.44। अगर इंडियन लॉ पूछ ले तो Z.44। तो ऐसे ही अपन पूछ ले अगर है ना रिलीजन इन इंडिया या फिर इंडियन रिलीजन, तो अपन क्या लिखेंगे, Q.44, है ना। तो ये ऐसे होते हैं जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, और जैसे स्पेस आइसोलेट और टाइम आइसोलेट, जो कहीं भी और कैसे भी अपन किसी भी मेन क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। सिंबल लगाना है सिर्फ, वो जोड़ना है डायरेक्ट, है ना, PMEST का यूज़ करके। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है नीचे, ये तो हो गई आसान सी चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। भाई ACI से आप क्या समझते हो, एक तो होता है ACI, एक होता है PCI। एक होता है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एक होता है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अभी अपने को एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट आर द कॉमन सब डिवीजन। जैसे अपन DDC के अंदर पूछते हैं ना, टेबल होती है जो सब डिवीज़न ऑफ, जैसे होता है पहला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न होता है जो, उसमें डिक्शनरी, ज्योग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, इनके बारे में छोटे छोटे है ना सिंबल दिए होते हैं, वो सॉरी डिजिट होते हैं DDC में, कि 03 किसका है। भाई 03 तो डिक्शनरी का है, तो अपन 03 किसी के आप कोड के आगे लगाएंगे तो उसका मतलब डिक्शनरी हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स डिक्शनरी, तो फिजिक्स का कोड ले लिया अपन ने DDC से, और आगे 03 लगा दिया, तो वो हो गया फिजिक्स डिक्शनरी। वैसे ही अपन जो CC होती है उसके अंदर एंटीरियराइजिंग और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का यूज़ करते हैं। एंटीरियराइजिंग बिकॉज डॉक्यूमेंट विद एन ACI इज़ फाइल्ड बिफोर द मेन सब्जेक्ट। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है ना, उससे भी पहले इसका यूज़ होता है, इसके लिए इसका नाम है एंटीरियराइजिंग। अगर पोस्टीरियराइजिंग नाम होता तो ये बाद में होता, सॉरी आफ्टर होता ये। ठीक है, और बिफोर है तो क्या होगा, एंटीरियराइजिंग। जैसे रीज़न जनरली रेफरेंस बुक डायरेक्टरीज आर यूज्ड बिफोर द रीडिंग ऑफ द मेन टेक्स्ट बुक। जैसे फिजिक्स की जो डायरेक्टरी है ना, वो CK केम बिफोर C। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए मेन क्लास है फिजिक्स, उसका कोड क्या है, C है। और जो डायरेक्टरी है वो क्या है, डायरेक्टरी क्या बाद में पढ़ी जाती है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद उसकी डायरेक्टरी पढ़ी जाती है। इसलिए जो K है ना, सॉरी डिक्शनरी के लिए जो K है, डायरेक्टरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मिस्टेक, गलती से बोल दिया। डिक्शनरी है ना जो फिजिक्स की डिक्शनरी, उसके बाद में पढ़ेंगे, इसलिए C फिर स्मॉल K। जो स्मॉल K है ना यहाँ पे, ये किसके लिए है, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए है। अप्लीकेबल बिफोर, देखो इसके अंदर दो होते हैं, एक तो ACI होता है स्पेस वाला, और एक होता है आफ्टर। देखो अप्लीकेशन बिफोर स्पेस फैसेट और आफ्टर स्पेस फैसेट, मतलब एक तो स्पेस फैसेट से पहले लगता है, सॉरी, और एक क्या लगता है, बाद में लगता है। जैसे दीज कैन बी एडेड डायरेक्टली टू द क्लास नंबर विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। एक और दूसरी बात, ये बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के क्लास के साथ लग जाते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी के लिए A है, इंसाइक्लोपीडिया के लिए K है। ठीक है, वैसे ही आफ्टर स्पेस होता है, उसमें एडेड आफ्टर द जियोग्राफिकल लोकेशन। भाई जो जियोग्राफिकल लोकेशन ना, उसके बाद में, जैसे पीरियोडिकल या फिर जो प्लेस है वो वाले लग जाते हैं। अप्लीकेबल आफ्टर टाइम, ये 3 टाइप के होते हैं ना, आफ्टर टाइम का भी होता है एक, कि टाइम होता है ना उसके बाद में स्पेसिफाइड लग जाते हैं। ठीक है, अब देख लो मेन तो आपने इसकी समरी देख लो ऊपर से। मैं ना कल ऐसे करूँगा, एक ना आपको एक वीडियो मिल जाएगी भाई, CC का सार ऐसे कुछ करके एक वीडियो मिल जाएगी, जो आपके मैं एंड स्क्रीन जो आएगी उसके ऊपर ऐड भी कर दूंगा, या फिर इसमें भी लिंक नीचे डाल दूंगा मैं। उस वीडियो पे आप जाना और सीधा देखना, आप उसमें जो पूरा उसमें डिटेल होगी ना कॉलन क्लासिफिकेशन की, वो सारी मिल जाएगी आपको। भाई कैसे कॉल नंबर होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता, पूरी CC को मैं एक वीडियो, सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर अगर जैसे बड़ी वीडियो होगी तो मैं उसके 2 पार्ट बना दूंगा, पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए एक वीडियो में। तो अगला जो इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है ना, वो अपन लेके चलेंगे, या तो CC, या जैसे अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक या फैक्ट है पेपर से रिलेटेड, वो कर लेंगे पहले कंप्लीट।
तो ठीक है, मिलते हैं ना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।